लापता लोगों के सच्चे केसेस मिसिंग 411 को लेकर मैं आपका दोस्त डॉक्टर जॉय एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, मिसिंग 411 के अलावा भी मैंने इस चैनल पर कई तरह के क्रीपी, मिस्टीरियस और मजेदार वीडियोस बनाए हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। एमा बावर्स, तारीख 22 जुलाई 1953, जगह नून मिल्स रन, पेंसिल्वेनिया, उम्र 5 साल। बावर्स परिवार एक देहाती इलाके में रहते थे। यहाँ आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। 23 जुलाई 1953 को नन्ही एमा 3 बच्चों के साथ पास ही के एक तालाब पर खेलने गई थी। बच्चे आगे बढ़ते गए लेकिन एमा कहीं पीछे ही छूट गई और फिर वो वहां से गायब हो गई। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अखबारों के मुताबिक एमा एक गूंगी और बहरी लड़की थी। जब एमा की मां को ये रियलाइज हुआ कि एमा मिसिंग है, तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मदद के लिए चीखने लगी। उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को तुरंत ही इसकी जानकारी भी दे दी थी। जल्द ही ऑफिसर्स मिसेस बावर के घर आए और मिसेस बावर्स ने बताया कि उनकी बेटी काफी दुबली पतली सी है और वो अपनी उम्र के लिहाज से काफी छोटी दिखाई देती थी। उस रात 2 ट्रक्स आए जिनमें आंखें चुंधिया देने वाली ताकतवर फ्लड लाइट्स लगी हुई थी। इनकी रोशनी में अंधेरी रात भी जगमगा गई थी। इसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट के साथ लोकल वॉलंटियर्स ने भी लड़की की तलाश की, लेकिन वो हैरान थे कि इतनी छोटी और कमजोर लड़की भला कहां तक जा सकती थी। खोजियों ने उसके घर के आसपास जंगल में बारीकी से खोज की थी, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिली। अगले 2 दिनों में खोजियों ने 9 मील का इलाका छान मारा, बावजूद इसके उस छोटी लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। मिसेस बावर्स ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनकी छोटी सी बेटी अपने घर से ज्यादा दूर जा सकती थी। मौके वारदात पर ब्लड हाउंड कुत्तों को भी लाया गया था, लेकिन या तो शायद उन्हें गंध नहीं मिली थी या फिर शायद उन्होंने गंध लेने से ही मना कर दिया था। इतना ही नहीं, एमा की गुमशुदगी के तुरंत बाद उस इलाके में अगले 8 घंटे लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से खोजबीन में काफी दिक्कत हुई। एमा को गायब हुए अब 60 घंटे गुजर चुके थे। अब तक कई सारे लोगों ने उसके मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी कि तभी अचानक कुछ खोजियों को बाल्टीमोर और ओहायो रेल रोड की पटरियों के पास एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी जो जंगली बेरीज खा रही थी। एमा के जिस्म पर हजारों खरोंचों के निशान थे, लेकिन इसके अलावा वो अच्छी कंडीशन में थी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस ऑफिसर ने कहा वो अपने घर से महज 2 मील की दूरी पर थी, लेकिन वो ऐसे घने जंगल से होते हुए यहाँ पहुंची थी जो सर चकरा देने वाला है, और वो यहाँ कैसे पहुंची मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। एक और बात ये कि लड़की जब मिली थी वो नेकेड हालत में थी। केस समरी। जब मैंने पहली बार इस केस का रिव्यू किया तो मुझे एमा की उम्र दूसरे गुमशुदा होने वाले बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो गूंगी और बहरी थी और साथ ही काफ़ी दुबली पतली भी, तो उसकी प्रोफाइल दूसरे गुमशुदा बच्चों से हूबहू समान लगी। मैंने आपको पहले भी ऐसे कई सारे केसेस सुनाए हैं जिनमें बच्चे बोल नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने अभी बोलना सीखा ही नहीं था, लेकिन यहाँ लड़की तो पहले से ही गूंगी थी, इसलिए जाहिर है कि वो भी नहीं बोल पाई। ज़्यादातर समय बच्चे ये बता नहीं पाते कि गुमशुदगी के दौरान वो कहाँ थे या उनके साथ क्या हुआ था। इस केस में पुलिस ऑफिसर का बयान भी काफ़ी हैरत अंगेज था। वो भी सही से बता नहीं सकता था कि आखिर लड़की वहाँ कैसे पहुंची थी। फ्रेड टूकी होम्स, तारीख 25 मई 1955, जगह ग्रैम्सविल, न्यूयॉर्क, उम्र 23 महीने। इस केस को पेंसिल्वेनिया के सेक्शन में इसलिए लिया गया है क्योंकि जिस जगह ये घटना हुई वो पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर से काफ़ी करीब थी। होम्स परिवार कैट्सकिल माउंटेन्स, ग्राहमविल, न्यूयॉर्क के एक रूरल इलाके में रहा करते थे। 25 मई 1955 को टूकी अपने मां के साथ अपने घर पर ही था, जबकि उसके 5 बड़े भाई बहन स्कूल गए हुए थे। सुबह करीब 9 बजे मिसेस रोड्रिक होम्स बाहर अपने यार्ड में पौधों को पानी दे रही थी। उस समय टूकी भी वहीं पर खेल रहा था। मिसेस होम्स के मुताबिक 10 से 15 मिनट तक टूकी उनकी नजरों से दूर था और फिर वो गायब हो गया। मिसेस होम्स ने बिना समय गंवाए पड़ोसियों और पुलिस को मदद के लिए बुलाया और जल्द ही उन्हें मदद मिल गई।
खोजियों का मानना था कि 23 महीने के छोटे से बालक को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा गलत थे। 2 दिनों के अंदर ही करीब 300 लोग ग्राम्सविल की दुर्गम पहाड़ियों में लड़के की तलाश कर रहे थे। खोजकर्ता अब काफी फ्रस्ट्रेट होने लगे थे, क्योंकि 2 दिनों की लगातार खोजबीन के बाद भी टूकी का कोई सुराग नहीं लगा था। 27 मई 1955 के एक आर्टिकल के मुताबिक स्टेट पुलिस ने यह कहा था कि टूकी होम्स की खोजबीन तब तक जारी रहेगी जब तक वो लड़के को जिंदा या मुर्दा खोज नहीं लेते। पुलिस ने मैसाचुसेट्स से आर्मी हेलीकॉप्टर्स भी मंगवा लिए थे, जिसकी मदद से वो लड़के को खोज सके। लड़के के गायब होने के पहले दिन भारी बारिश हुई और मौसम लगातार खराब होता रहा। खोजी कुत्तों को भी लाया गया था, लेकिन उन्हें भी कोई गंध नहीं मिली। जिस इलाके में टूकी गायब हुआ था उस इलाके के आसपास रोंडआउट रिजर्वायर, नेफ्रिसिंग रिजर्वायर और अशोकन इंडियन रिजर्वेशन थे। ये परिवार डेनमैन पहाड़ के ऊपर 2900 फीट की ऊंचाई पर रह रहे थे। पुलिस को टूकी की गुमशुदगी को लेकर काफी संदेह था और उन्होंने गर्ट्रूड और रोड्रिक, जो लड़के के माता पिता थे, उन्हें पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट देने के लिए कहा। उन्होंने वो टेस्ट दिया और वो उसमें पास हो गए। 2 हफ्तों तक फॉर्मल और इनफॉर्मल खोजबीन चलती रही, लेकिन बावजूद इसके लड़का कभी नहीं मिला। इस केस के बारे में कई सारे आर्टिकल छपे हैं और सालों बाद भी ये गुमशुदा केस एक पहेली बना हुआ है। कैंडिडा कैंडी स्ट्रीटर, तारीख 3 अक्टूबर 1957, जगह पोर्ट्सटाउन, पेंसिल्वेनिया, उम्र 2 साल। कैंडी अपने 7 साल के बड़े भाई मिड्डी के साथ घर के फ्रंट यार्ड में खेल रही थी। कुछ समय बाद मिड्डी अपने घर में आकर अपनी माँ को बताता है कि कैंडी बाहर दिखाई नहीं दे रही है। इसे सुनकर मिसेस स्ट्रीटर भी यार्ड में जाती है और उन्हें भी लड़की कहीं नजर नहीं आती। मिसेस स्ट्रीटर ने अपने पति जॉन को कॉल लगाया, जो फेल्स प्लेनेटेरियम में काम किया करते थे। अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में सुनकर वो वापस घर आ गए। जल्दी लोकल और स्टेट पुलिस भी मौके पर पहुंची और उन्होंने इस 200 एकड़ की प्रॉपर्टी और जंगल में खोजबीन शुरू की। खोजियों ने प्रॉपर्टी के चारों ओर खोज करने के अलावा आसपास के नदी नाले भी खंगाले। स्टेट पुलिस ने खोजी कुत्तों के एक दस्ते को भी वहां भेजा था, लेकिन इस घने जंगल में कुत्ते लड़की की गंध नहीं ले पाए। अगली सुबह एक 16 साल की लड़की स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसने अपने मुर्गियों के डरबे के पास किसी चीज को देखा। वो लड़की जब नजदीक गई, वहां उसे भीगी और सर्द कैंडी स्ट्रीटर मुर्गियों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। स्टेट पुलिस ने इस फार्म को नहीं देखा था, क्योंकि ये स्ट्रीटर के प्रॉपर्टी से काफी करीब था। मौके पर पुलिस को बुलाया गया और कैंडी को दोबारा अपने परिवार के हवाले कर दिया गया। इस केस में ऐसे कई सारे सवाल हैं जो उलझन में डालने वाले हैं। जैसे जब कैंडी को उस घर की लाइट्स दिखाई दी तो वो मदद के लिए अंदर क्यों नहीं गई? वो फार्म हाउस की गर्मी को छोड़कर उस गंदे मुर्गी के डरबे के पास क्यों खड़ी थी? लड़की की इतनी बड़ी 200 एकड़ की प्रॉपर्टी को छोड़कर जाने की आखिर वजह क्या थी? आखिर कुत्तों ने उसकी गंध क्यों नहीं ली थी? कैरेन कूनी, तारीख 8 जुलाई 1968, जगह कॉरी, पेंसिल्वेनिया, उम्र 15 साल। कूनी परिवार एलिगनी नेशनल फॉरेस्ट से करीब 20 मील की दूरी पर एक रूरल एरिया में रहा करती थी। 8 जुलाई 1968 को कैरेन की मां ने उसे धुले कपड़ों को पिछले यार्ड में डालने के लिए कहा था। लड़की ने खुशी से ये काम किया और फिर कुछ देर वो बैकयार्ड में ही थी। अभी कुछ टाइम ही गुजरे थे कि उसकी माँ और उसके भाई ने एक चीख सुनी। इस चीख को सुनकर वो दोनों बैकयार्ड में गए और उन्होंने देखा कि कैरेन वहां से गायब थी। कूनी परिवार ने जल्दी से यार्ड को छान मारा और जब वो उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया। 1 घंटे के अंदर ही खोजियों और कुत्तों ने कैरेन के फार्म पर तलाश शुरू कर दी थी। लोकल शेरिफ ने न्यूज एजेंसीज को भी ये संदेह जताया था कि कैरेन का अपहरण किया गया था, इसलिए उन्होंने FBI से भी मदद मांगी थी। पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस इस खोजबीन को लीड कर रही थी, जबकि FBI अपने हेलीकॉप्टर, कुत्तों, घोड़ों और वॉलंटियर्स की मदद से खोजबीन में सहयोग कर रहे थे। कैरेन को गायब हुए 27 घंटे बीत गए थे और स्टेट पुलिस हेलीकॉप्टर्स आसपास के इलाके में ही चक्कर लगा रहे थे कि तभी कैरेन के घर से 3 मील की दूरी पर उन्होंने कैरेन को लेजर लेक के पास भटकते हुए देखा। हेलीकॉप्टर टीम ने ग्राउंड टीम को इसकी जानकारी दी और ग्राउंड टीम ने लड़की को ढूंढ लिया। जब लड़की खोजियों को मिली तो वो काफी उलझन में लग रही थी। कैरेन को ऑब्जर्वेशन के लिए अस्पताल ले जाया गया
बाद में उसके पेरेंट्स ने इस हादसे के बारे में उससे सवाल पूछे। अखबारों में छपे आर्टिकल्स के मुताबिक कैरन ने बताया था कि जब वो अपने बैकयार्ड में थी तो उसने किसी बड़े से आदमी को देखा था जिसके हाथ में चाकू था और वो उससे बचकर भाग गई थी और वो आदमी उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार वो थक कर नीचे गिर गई और फिर वो जंगल में ही सो गई थी। केस समरी। अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में पुलिस को ऐसा लगने लगा था कि लड़की का अपहरण किया गया था और शायद पुलिस का अंदाजा सही था। ये काफी अजीब है कि कोई लड़की के बैकयार्ड में आकर उसे उठाने की जुर्रत करे। कैरन ने उस आदमी का हुलिया बताते हुए कहा था कि वो बड़ा आदमी था। वो सचमुच में काफी भीमकाय रहा होगा अगर उसने किसी 15 साल की लड़की को किडनैप करने की सोची थी। ये काफी दिलचस्प है कि उसने बताया था कि उसका पीछा किया गया था और आखिरकार वो गिरकर सो गई थी और जब वो मिली तो वो काफी अचंभे में थी। यह हालत कई सारे लापता लोगों में एक जैसी ही होती है। ये कोई पहला केस नहीं है जहाँ किसी अजीब आदमी को किसी जंगल में देखा गया हो। इससे पहले मैंने आपको एलोइजा लिंडसे के केस के बारे में भी बताया था जो ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स में गायब हुई थी। उसने भी आदमियों द्वारा पीछा किया जाने की बात कही थी। डेनिस मार्टिन के केस में भी एक खौफनाक चीख के बाद किसी अजीब आदमी को देखा गया था। क्या महज इत्तेफाक है कि एलोइजा लिंडसे और कूनी के पीछे जो आदमी लगे थे ये दोनों ही उनका पूरा हुलिया नहीं बता पा रही थी? आखिर ऐसा क्यों? कैरन कूनी जिस जगह पर गायब हुई थी यहाँ से महज 45 मील की दूरी पर मिजोरी वेस्ट भी गायब हुई थी जो कभी नहीं मिली। कैरन का घर हैरोल्ड मोट के घर से महज 40 मील की दूरी पर था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हैरोल्ड मोट, तारीख 2 मार्च 1976, जगह कोरिडोन टाउनशिप पेंसिल्वेनिया, उम्र 12 साल। 2 मार्च 1976 को हैरोल्ड मोट स्कूल से अपने रूरल इलाके में बने घर पर आया था और उसने अपने पालतू कुत्ते स्नोबॉल को ढूंढने की सोची थी जो कई दिनों से लापता था। हैरोल्ड, उसका भाई और एक पड़ोसी लड़का मिलकर मोट परिवार के घर के पीछे पहाड़ी की तरफ कुत्ते की तलाश करने लगे। एक मोड़ पर आकर उन्होंने यह तय किया कि वो अलग अलग दिशाओं में जाकर कुत्ते को ढूंढेंगे। यह आखिरी बार था जब किसी ने हैरोल्ड को देखा था। जब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी हैरोल्ड वापस नहीं आया तो लड़कों को अंदाजा हो गया था कि हैरोल्ड गायब हो चुका है। इसलिए वो घर गए और हैरोल्ड के माता पिता को इसके बारे में बताया। अब तक शाम के 5 बज चुके थे। परिवार के लोग अभी हैरोल्ड को ढूंढने में लगे थे कि तभी इस कहानी में एक नया मोड़ आया। फैमिली डॉग स्नोबॉल अब घर वापस आ चुका था। मतलब जिसे खोजा जाना था वो खुद आ गया था और खोजकर्ता खुद गायब था। जल्द ही परिवार को ये रियलाइज हो गया कि वो लोग लड़के को ढूंढ नहीं पाएंगे। तब उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। ये गांव न्यूयॉर्क स्टेट की लाइन पर है जो नॉर्थ में पेंसिल्वेनिया बॉर्डर को छूती हुई गुजरती है। ये कस्बा एलिगेनी रिजर्वायर से नजदीक विलो क्रीक के पास था। ये इलाका काफी घना था। इस इलाके को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ की लकड़ियों को सालों से काटा नहीं गया था। सिवाय कुछ घरों के आसपास के इलाके के बाकी चारों तरफ घना जंगल ही था। हैरोल्ड जिस जगह पर गायब हुआ वहां से 5 मील दूर ही मिजोरी वेस्ट 8 मई 1938 को गायब हुई थी और वो कभी नहीं मिली। स्टेट पुलिस ने हैरोल्ड को ढूंढने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लोकल शेरिफ और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के साथ काफी सारे वॉलंटियर्स थे जो इन जंगलों में लड़के की तलाश कर रहे थे। हेलीकॉप्टर, ऑल ट्रेन व्हीकल्स और पैदल खोजी हैरोल्ड को ढूंढने में लगे थे। वेडनेसडे और थर्सडे को काफी भयानक तूफान कोरिडोन के इलाके से टकराया जिसकी वजह से कई इंच की बारिश हुई। कुत्ते भी हैरोल्ड की गंध को सूंघ नहीं पाए थे। फ्राइडे के दिन दोपहर करीब 12 बजे 2 खोजी मोट की प्रॉपर्टी से 9 मील दूर एक ऐसी पगडंडी पर तलाश कर रहे थे जहां से शायद ही कोई गुजरता था। तभी उन्हें उस पगडंडी पर हैरोल्ड मिला। अखबारों के मुताबिक खोजियों ने बताया था कि उन्हें हैरोल्ड अचानक ही जैसे कहीं से उनके सामने आ गया था। हैरोल्ड उस पगडंडी पर एक लकड़ी को हाथ में लिए चल रहा था और वो सही सलामत नजर आ रहा था। हैरोल्ड ने मिलते ही पहले ये पूछा कि क्या स्नोबॉल घर वापस आ गया है या नहीं और इसके बाद वो खोजियों के साथ अपने घर की ओर चलने लगा। हैरोल्ड को स्टेट पुलिस अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि हैरोल्ड को हल्का सा बुखार है और वो काफी थका हुआ भी था, इसलिए एक रात उसे अस्पताल में ही ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया। केस समरी। यह केस काफी रोमांचित है
क्योंकि इसमें 2 फैमिली मेंबर्स एक साथ गायब हुए थे और दोनों ही अलग अलग हालात में मिले। स्नोबॉल कई दिनों से गायब था और उसे ढूंढने जब हेरोल्ड गया तो हेरोल्ड खुद गायब हो गया। कुत्ता उसी रात वापस आया जब हेरोल्ड गायब हुआ था। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हेरोल्ड जहां से गायब हुआ था वो जगह मिजोरी वेस्ट के लापता होने वाली जगह से काफ़ी नज़दीक है। ये एक और ऐसा केस है जहां एक लापता शख्स सही सलामत मिला लेकिन उसे थोड़ा बुखार था। लेकिन आखिर हेरोल्ड को बुखार कैसे हो गया था? ड्वेन स्कॉट, तारीख 27 जुलाई 1971, जगह कैम्पट्री फार्म, फॉर्मवेल, पेंसिल्वेनिया, उम्र 31 साल। ड्वेन स्कॉट एक मॉडरेटली डिसेबल्ड आदमी था। उसे अपने चलने की एबिलिटी को बनाए रखने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। उसके रिश्तेदारों के मुताबिक वो काफ़ी दुबला पतला और कमज़ोर था। 27 जुलाई 1978 को ड्वेन कैम्पट्री फार्म पर एक डांस पार्टी अटेंड करने गया था जो कैंप फॉर्मवेल से बाहरी इलाके में था। उस समय पर यह कैंप एलिगेनी काउंटी के अंडर आता था। यह कैंप 1970 से खुला है और यहाँ 12,000 से ज़्यादा अपंग लोग आ चुके हैं, लेकिन ऐसा हादसा वहाँ पहले कभी नहीं हुआ था। ये बात पक्की है कि ड्वेन डांस पार्टी में आया था, लेकिन जब उसे वहाँ से लेने लोग आए तो वो वहाँ से गायब था। कैंप के कर्मचारियों ने ड्वेन को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये साफ हो गया था कि उन्हें और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और उन्होंने मदद के लिए स्टेट पुलिस को बुला लिया। स्टेट पुलिस ने मदद के लिए लोकल पुलिस को भी बुला लिया था। लोकल पुलिस, स्टेट पुलिस, कैंप के कर्मचारी और वॉलंटियर्स मिलकर इस आदमी को खोजने लगे थे। स्टेट पुलिस ने हेलीकॉप्टर्स, खोजी कुत्तों और पर्वत आरोहियों को भी मदद के लिए बुला लिया था। कैम्पट्री फार्म पिट्सबर्ग से करीब 20 मील नॉर्थ में था और ये काफ़ी रूरल इलाका था। ड्वेन की खोज लगातार 2 हफ्तों तक चलती रही थी, जिसके बाद स्टेट पुलिस ने यह मान लिया कि इस आदमी को ढूंढ पाना मुश्किल है। ड्वेन स्कॉट को गायब हुए अब 94 दिन हो गए थे। कैम्पट्री फार्म से 2 मील की दूरी पर 2 शिकारियों को पहाड़ की साइड में एक डिकम्पोजिंग बॉडी मिली। ये ड्वेन था। डॉक्टर्स के मुताबिक ड्वेन की कोई भी हड्डी नहीं टूटी थी और ये बताना मुश्किल था कि आखिर उसकी मौत की वजह क्या थी। ड्वेन की गुमशुदगी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो इतनी दूर पहुंचा कैसे था। खोजियों के मुताबिक जहां ड्वेन की बॉडी मिली थी उन्होंने उसके आसपास खोजबीन की थी, लेकिन वहां काफ़ी कांटेदार झाड़ियां थी जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा था। ड्वेन के पेरेंट्स के मुताबिक वो एक दुबला पतला कमज़ोर आदमी था और वो पहाड़ी चढ़ाई चढ़ना उसके बस की बात नहीं थी और ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी। एक इंटरव्यू में मिसेस स्कॉट ने बताया, वो ऐसी जगह पर मिला था जहां चढ़ाई करना नामुमकिन था। मुझे यकीन है कि वो वहां खुद से नहीं गया था। ड्वेन की बहन कैरेन, जिसने उसे ढूंढने में मदद की थी, उसका भी एक इंटरव्यू छपा था जिसमें लिखा था, जहां वो मिला वहां बिना अपनी चमड़ी छीले जाना नामुमकिन था। ड्वेन जिस जगह पर मिला था वहां पहुंचने के लिए उसे खोजियों के मुताबिक 3 मील का सफ़र बीहड़ में से करना पड़ा होगा, जो कि उसके लिए नामुमकिन बात थी। इस कैंप के डायरेक्टर रॉबर्ट नीकिन के मुताबिक या तो ड्वेन ने मीलों का सफ़र किया था या फिर वो किसी और तरीके से वहां पहुंचा था। ड्वेन की मां का आखिरी इंटरव्यू 2 नवंबर 1978 को टायरॉन डेली हेरोल्ड अखबार में छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि उनका बेटा वहां खुद से गया था, क्योंकि जिस जगह पर वो मिला था वहां वो खुद से चलकर उसके लिए जाना नामुमकिन था। डॉक्टर्स उसकी मौत की सही वजह नहीं बता पाए थे और उसके जिस्म पर कोई भी सीरियस कटने के निशान नहीं थे, जिससे ये पहेली और भी गहरा जाती है कि वो वहां पहुंचा कैसे था। केस समरी। ये एक और ऐसा गुमशुदा आदमी का केस है जहां परिवार को लगता है कि उसके साथ किसी तरह का जुर्म हुआ है। एक परिवार को अपने बच्चों की काबिलियत का पता होता है। अगर मिसेस स्कॉट ये कहती है कि उनका बेटा उस चढ़ाई पर नहीं जा सकता था तो मुझे इस बात को मानने में कोई शक नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है कि आखिर कोई भी शख्स ऐसे रफ और कटीले इलाके में क्यों जाएगा। डॉक्टर्स ये नहीं बता पा रहे थे कि आखिर उसकी मौत किस वजह से हुई थी। ये भी लापता लोगों में काफ़ी कॉमन बात है। अगर ड्वेन की बॉडी पर कटने के निशान नहीं थे तो आखिर वो उन झाड़ियों में पहुंचा कैसे था। कई लोग जो गायब होते हैं वो झाड़ियों और कटीले पेड़ों के बीच मिलते हैं, लेकिन ऐसा आखिर क्यों।
जॉन डेप्कोस्की, तारीख 14 जनवरी 1982, जगह टेरेंटम पेंसिल्वेनिया, उम्र 11 साल। जॉन और उसका दोस्त गैब्रियल मिनार्सिन टोरेंटम में रहा करते थे। 14 जनवरी 1982 को गैब्रियल ने शाम का खाना जॉन के घर पर ही खाया था। शाम के करीब 5:30 बजे थे कि दोनों दोस्त खाना खाने के बाद यहाँ से कुछ दूर गैब्रियल के घर की तरफ निकल गए और ये आखिरी बार था जब किसी ने उन्हें देखा था। इन बच्चों के घरों के पास एलिगेनी नदी बहती थी और कई लोगों का मानना था कि शायद बच्चे उस नदी में गिर गए थे। साल के उस समय नदी पर बर्फ जमी हुई थी। इसके आसपास पैरों के निशान तो थे, लेकिन कहीं से नदी की बर्फ टूटी हुई नजर नहीं आ रही थी। डेप्कोस्की को उसके परिवार ने सख्त नसीहत की हुई थी कि वो नदी के पास ना जाए और उसके दोस्तों के मुताबिक वो इस बात को मानता था। गैब्रियल 10 साल का था और वो जॉन के घर से थोड़ी दूरी पर रहता था। दोनों लड़कों को पुलिस अब भी लापता मानती है और उनका केस अब भी खुला हुआ है। इस जंगल से घिरे कस्बे में वो दोनों कहाँ लापता हो गए, ये बात अब भी एक रहस्य बनी हुई है। एमरसन कार्बॉग, तारीख 11 नवंबर 1985, जगह नॉबर्सडेल पेंसिल्वेनिया, उम्र 64 साल। एमरसन और उसका शिकारी दोस्त जो उसका साला भी था, जिसका नाम रैल्फ इजेट था, ये लोग अक्सर एक साथ टर्की का शिकार किया करते थे। 11 नवंबर 1985 को दोनों स्टेट रूट 913 पर रॉबर्ट्सडेल से 2 मील की दूरी पर थे। उनके दिन की शुरुआत काफी लेट, करीब 3 बजे हुई थी और वो जल्द ही अलग अलग होकर शिकार करने लगे। एमरसन के पास रेमिंगटन 870 शॉटगन थी। उन दोनों ने तय समय पर वापस मिलने का तय किया था, लेकिन एमरसन कभी वापस नहीं लौटा। इसेट को वहाँ एक ऑफ ड्यूटी फायर फाइटर भी मिला जो शिकार कर रहा था और दोनों ने मिलकर एमरसन की तलाश की। अभी वो खोजबीन कर ही रहे थे कि वहाँ जबरदस्त बारिश होने लगी और ये बारिश पूरी रात होती रही, लेकिन उन्हें मिस्टर कार्बॉग कभी नहीं मिला। एमरसन न्यू ग्रेनेडा माउंटेन, जिसे रॉबर्ट्सडेल माउंटेन भी कहते हैं, वहाँ शिकार कर रहा था जो हाईवे से करीब था। यहाँ से एक लंबी 500 फीट की पगडंडी भी गुजरती है जिसके दोनों तरफ कई सारे फार्म्स थे। स्टेट पुलिस ने एमरसन को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे ढूंढने में नाकाम रहे, ना ही उन्हें उसकी कोई चीज़ मिली। एमरसन के गुम हो जाने वाली बात कोई तुक नहीं बनाती, खासकर इसलिए कि वो जानता था कि अगर वो इस पगडंडी पर चले तो वो किसी न किसी फार्म पर ज़रूर पहुंच जाता। शायद एमरसन को कोई उठा ले गया था। एमरसन के परिवार ने बयान दिया था कि उन्हें लगता है कि एमरसन को कोई जंगल से उठा ले गया था और उन्हें ये भी अंदेशा था कि वो जिंदा नहीं है। इस खोजबीन में एमरसन की वाइफ आइडा कार्बॉग ने पूरे हफ्ते लोकल्स, फायर फाइटर्स और लॉ इन्फोर्समेंट के साथ एमरसन को ढूंढने की कोशिश की थी। आइडा अगले 7 सालों तक इंतजार करती रही, जिसके बाद लोकल कोर्ट ने एमरसन को डेड डिक्लेयर कर दिया। पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस के दस्तावेजों में एमरसन अब भी लापता शख्स है। माइकल जो मेलिनोस्की, तारीख 24 अक्टूबर 1996, जगह गेंस पेंसिल्वेनिया, उम्र 37 साल। वेस्टचेस्टर पेंसिल्वेनिया की ग्रैंड कैनियन, जिसे पाइन क्रीक जॉर्ज भी कहते हैं, उसके करीब है। नहीं, ये एरिजोना वाली ग्रैंड कैनियन की तरह नहीं है, लेकिन ये खाई काफी गहरी है और इसके आसपास शानदार नज़ारे हैं। 21 अक्टूबर 1996 को वेस्टचेस्टर में एक साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी जिसने माइकल मेलिनोस्की को अपनी ओर आकर्षित किया। मेलिनोस्की एक डिवोर्स्ड आदमी था जिसका एक बच्चा भी था। उसकी एक्स वाइफ और बेटा सैन फ्रांसिस्को में रहते थे। माइकल एक क्लिनिकली साइकोलॉजिस्ट था। वो काफी अच्छा पिता था जो अपने बेटे से रोज बात किया करता था। मेलिनोस्की ने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की और उसके बाद वो पाइन ट्री लॉज में चला गया जो गेंस पेंसिल्वेनिया के नज़दीक था। मेलिनोस्की इस लॉज में पहले भी रह चुका था और वो इस इलाके से भी वाकिफ था। ये लॉज 1930 में बना था और इसके आसपास हजारों एकड़ में फैला जंगल था। हर कैबिन के पोर्च में एडवर्टाइजमेंट लगी थी जिससे पता चलता था कि ये इलाका फिशिंग, शिकार और फेस्टिवल जैसे मज़ेदार चीज़ों के लिए ही था। मेलिनोस्की इस लॉज में आया और हीटर चलाकर उसने पूरी रात वहां गुजारी। मेलिनोस्की वहां पर एक और रात गुजारने वाला था, लेकिन पहली रात के बाद वो वहां दिखाई नहीं दिया।
लॉज का वर्कर जब उसके रूम में गया तो उसने देखा कि उसका बिस्तर बिखरा हुआ था और उसका सामान भी वहीं पर था। जब मेलिनोस्की दूसरी सुबह भी नहीं लौटा तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। 2 नवंबर 1996 को पेंसिल्वेनिया फॉरेस्ट्री वर्कर को मेलिनोस्की की 1995 की निसान सेंट्रा बारबर रॉक ओवरलुक के रास्ते पर मिली। वहां जमीन पर चढ़ाई करने वाले जूते भी थे और कार में आधा खाया हुआ खाना और पानी भी मिला। मेलिनोस्की का सेल फोन उसके बैकपैक में था जो सीट पर पड़ा हुआ था, जबकि उसके स्टीरियो सिस्टम में क्लासिक टेप लगा हुआ था। मेलिनोस्की की गुमशुदगी पर टायोगा काउंटी लॉ इन्फोर्समेंट हरकत में आई। काउंटी ने हेलीकॉप्टर्स, खोजी कुत्तों, वॉलंटियर्स और ट्रेन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स के साथ तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सर्च एंड रेस्क्यू के सुपरवाइजर को ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे उन्हें घाटी में उसकी लाश मिलेगी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चलता हो कि मेलिनोस्की अपनी कार से बाहर गया था। टायोगा काउंटी के कमांडर के मुताबिक ये पहला मौका था जब वो किसी लापता को ढूंढने में नाकाम रहे थे। इससे पहले उन्हें कम से कम गुमशुदा की बॉडी जरूर मिलती थी। लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों के कई सारे इंटरव्यू हुए थे और इन इंटरव्यूज में उनकी सोच बटी हुई सी मालूम पड़ती है। कुछ लोगों का मानना था कि मेलिनोस्की अब भी जंगल में भटक रहा है, जबकि कई लोग ये मान रहे थे कि वो मर गया है। कुछ लोगों को ये भी लगता था कि माइकल सैन फ्रांसिस्को चला गया है, जहां वो दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। आखिरकार कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि माइकल किसी जुर्म का शिकार हुआ है, जबकि उसके बूट्स और सामान कार में ही थे। मुझे नहीं लगता कि वो हाइकिंग पर गया था। माइकल मेलिनोस्की की खोजबीन टायोगा काउंटी के इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे महंगी खोज मानी जाती है। माइकल के क्रेडिट कार्ड या सोशल सिक्योरिटी नंबर से कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी और उसके बेटे को भी अपने पिता के फोन का इंतजार ही रहा। केस समरी। मेलिनोस्की की गुमशुदगी नीटा मायो की गुमशुदगी से काफ़ी समान है, जो 8 अगस्त 2005 में हुई थी। वो महिला उसी जगह पर रुकी थी और शायद वो वहाँ फ़ोटोज़ ले रही थी, तभी वो वहाँ से गायब हो गई थी। उसकी कार भी पार्किंग लॉट में मिली थी और नीटा मायो का भी कोई पता नहीं चला। चार्ल्स बेल्ट्स। तारीख 7 जून 1905। जगह क्लियर क्रीक स्टेट पार्क, पेंसिल्वेनिया। उम्र 56 साल। चार्ल्स को आखिरी बार कहाँ देखा गया था, इसके बारे में कई अलग अलग कहानियाँ हैं। सबसे क्रेडिबल सोर्स के मुताबिक चार्ल्स को क्लियर क्रीक स्टेट पार्क में देखा गया था, जहां उसकी 1992 की कार खड़ी हुई थी। क्लियर क्रीक पार्क एलिगेनी नेशनल फॉरेस्ट की उत्तरी इलाके में है। यहाँ से सबसे नज़दीक शहर डुबोइस इस जगह से करीब 10 मील की दूरी पर है। जब यह तय हो गया कि चार्ल्स लापता है, उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्होंने 200 मील के दायरे में 2 हफ्तों तक खोजबीन की थी, लेकिन उन्हें चार्ल्स कहीं नहीं मिला। चार्ल्स पिटकैर्न का रहने वाला था, जो यहाँ से करीब 150 मील की दूरी पर है। चार्ल्स मॉट और वेस्ट के गायब होने वाली जगह से करीब 40 मील दूर गायब हुआ था। इस केस के बारे में इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। चैप्टर समरी। पेंसिल्वेनिया उत्तरी अमेरिका का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बच्चे लापता हुए हैं। इन बच्चों में से ज़्यादातर बच्चे 10 साल से भी कम उम्र के थे। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि 1957 के बाद पेंसिल्वेनिया से कोई भी छोटा बच्चा लापता नहीं हुआ था। इस चैप्टर में मैंने आपको कई सारी ऐसी केसेस भी बताई है जहां पर परिवार वालों को लगता था कि लापता शख्स के साथ कोई अनहोनी हुई है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट ने इसे महज लापता शख्स का केस मानते हुए ही कार्रवाई की थी। कई सारे केसेस में पुलिस ने किडनैपिंग का भी अंदेशा जताया था। आखिर इन बीहड़ जंगलों में कितने किडनैपर्स घूम रहे हैं। लापता लोगों के ये रहस्यमय केसेस शायद हमेशा ही एक राज रहेंगे और मैं आपके लिए राज वाला चैनल पर ऐसे ही केसेस लाता रहूंगा। लेकिन आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।